गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे भगवान की डाकिया। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको समरी बताई थी चैप्टर की। आज हम भावार्थ देखेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे कि कवि ने क्या समझाने का प्रयास किया। कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि राष्ट्रकवि दिनकर जी ने पक्षी और बादलों को भगवान का संदेशवाहक अर्थात डाकिया बताया। भगवान का संदेश देने वाले कौन है? पक्षी और बादल। हम लोग तो सामान्य जन हैं। कवि का कहना हम लोग सामान्य जन हैं, हम लोग उनकी भाषा को नहीं समझ पाते, पर उन्हें पौधे, पानी और पहाड़ भली भांति समझ लेते हैं। पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ भली भांति समझ लेते हैं। इसके लिए इनके लिए किसी देश की सीमा का बंधन नहीं है कि ये हमारे भारत की सीमा है, ये पाकिस्तान की सीमा है, आपको इधर से उधर नहीं जाना है, आप यहीं के नागरिक हैं, यहीं के रहने वाले, आप भारत के पक्षी हैं, ऐसा नहीं है। इनके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और इसी तरह एक देश का पानी भाप बनकर दूसरे देश में बरसता है। तो ये थी व्याख्या कि राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कहा है पक्षी और बादल ये भगवान के संदेशवाहक हैं, डाकिये हैं। डाकिया उसको कहते हैं जो एक हमारा संदेश दूसरे तक पहुंचाता है। तो ऐसे ही भगवान के डाकिये पक्षी और बादल हैं। ये अपना संदेश एक देश से दूसरे देश को ले जाते हैं। हम उसको समझने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि हम सामान्य जन हैं, उनकी चिट्ठियां हम पढ़ नहीं पाते हैं, और पेड़ पौधे और पानी ही इनकी चिट्ठियों को पढ़ने में समर्थ होते हैं। बहुत सरल भावार्थ था, कोई इसमें विशिष्टता नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है जो आपको उसके बारे में बार बार समझाया जाए। आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी पंक्ति, दूसरा काव्य खंड देखते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आंकना मीन अनुमान लगाना। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि का कहना है कि हम भले ही पक्षी, बादल और पानी का संदेश ना समझ पाए, लेकिन यह जरूर अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती से दूसरे देश को प्रेम और प्यार का संदेश भेजती है, सुगंध भेजती है। अर्थात एक देश की धरती दूसरे देश को प्रेम का संदेश भेजती है। ऐसा लगता है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है। ऐसा लगता है कि हवा में उड़ते हुए पक्षियों की पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। पंखों पर सवार होकर के एक देश की सुगंध, सौरभ माने खुशबू, दूसरे देश तक पहुंच जाती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। मान लीजिए यहाँ पर नदियों से भाप उड़े, बादल बने, तो बादल के लिए कोई सीमा नहीं है कि तुम भैया यहीं पर गिरना, तुमने यहीं पर जन्म लिया और यहीं पर पानी बरसाना, ऐसी कोई सीमा नहीं है। तो एक देश के भाप से दूसरे देश में पानी बरसता है। तो प्रकृति भी किसी देश के साथ भेदभाव नहीं करती, भौगोलिक बंधनों को स्वीकार नहीं करती। ना तो पक्षी किसी भौगोलिक बंधन को स्वीकार करते हैं और ना ही बादल किसी भौगोलिक बंधन को स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि एक देश का बादल दूसरे देश में बरसता है। हम पशुओं को भौगोलिक बंधनों में बांध सकते हैं, हम बाउंड्रीज खींच सकते हैं, सीमा पर बाड़ लगा सकते हैं, बांध सकते हैं सीमाओं को। जानवर प्रवेश नहीं कर सकते एक देश से दूसरे देश, लेकिन हम पक्षी और बादल को बांध के नहीं रख सकते भौगोलिक बंधन में। तो कवि ने इसमें बहुत सुंदर ढंग से हमको ये बताया है
कि हम यद्यपि प्रकृति की चिट्ठियों को बाज नहीं पाते हैं, लेकिन प्रकृति सारे संदेश समझ लेती है और उसके लिए कोई भौगोलिक बंधन नहीं है, उसके लिए कोई सीमा का बंधन नहीं है और एक देश के बादल दूसरे देश में जाकर बरस जाते हैं।